हम हम कर रहे थे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। हमने सब अभी तक जितना हमने किया है मैं उसको सिर्फ हेडिंग्स में कंक्लूड करूँगा। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल किसे कहते हैं, क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, फॉर्म क्या क्या होता है, उसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी क्या होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी का रिकॉग्नाइजेशन कैसे होता है, फीस कैसे पेमेंट होती है और कोड ऑफ कंडक्ट। ये हमने इन ब्रीफ 2-3 दिन में कर लिया। आज हम इससे रिलेटेड केस लॉज पे डिस्कस करेंगे। इनका पहला केस लॉ देखा जाए तो पहला केस है CAB वेंकट शिव कुमार वर्सेस IBB एंड अदर्स। इसमें मैं डिटेल में जाने से पहले इसमें अथोराइजेशन फॉर असाइनमेंट है। मोटा मोटी सी बात ये है कि इस केस में क्या हुआ कि CA वेंकट शिव कुमार जी ने केस फाइल किया कि भाई ये ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन एज यूजल कोर्ट ने ये डिसाइड किया, IBB ने कहा कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि ये वैलिड पॉइंट है। अगर हम इसको नहीं देंगे तो हम कैसे एक इंसॉल्वेंसी को प्रोफेशनल को कंट्रोल करें, कैसे क्या मेथड यूज़ किया जाएगा ताकि वो अपना असाइनमेंट सही से करे, तरीके से करे। इसके लिए उन्होंने ये अथॉराइजेशन ऑफ असाइनमेंट किया, जो कि हर साल इंसान को लेना पड़ता है। और ये कौन देता है? ये एक्चुअली में आपका देता है एजेंसी का कहने का मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जहाँ पे आप एज ए मेंबर रजिस्टर्ड होते हैं। और ये आपको लेना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप इससे नहीं लेंगे तो आप कोई भी असाइनमेंट नहीं ले सकते। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं नहीं, ये गलत नहीं है, ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इसी तरीके से शिव कुमार वेंकट जी ने 3-4 केस डाले थे। उसमें एक ऑथोराइजेशन फॉर असाइनमेंट है। इसका नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 13229। क्योंकि 3 केस है, तीनों एक अलग अलग मैटर पे। जैसे ये आपका ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट है, दूसरा आपका 1% जो IBB चार्ज करती है टर्नओवर पे उसका है, और एक शो कॉज नोटिस का है। तीनों का नंबर हमें याद रखना पड़ेगा। ये 13229 में ऑथराइजेशन है। इसमें मैं ब्रीफली जाऊंगा मोटा मोटी। अब देखेंगे ये IBB था, IPA थी, उसके बाद चेयरमैन ऑफ IBB था। तो इस तरीके से इसमें ये देखिए मुद्दा क्या है, पेटिशन फाइल किसके। अब ये इम्पोर्टेंट है कि 226 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल में फाइल किया गया था रिट पिटीशन कि 7A जो है रेगुलेशन, और प्लस 12A IBBI का जो भी इंसॉल्वेंसी IBBI मॉडल लॉज एंड गवर्निंग बोर्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी रेगुलेशन। 7A हमारा रेगुलेशन यहाँ ये कहता है कि अब बिना असाइनमेंट के कोई भी बंदा काम नहीं कर सकता, और IBBI कहता है कि ऑथराइजेशन लेना मैंडेटरी है। तो आर्टिकल 226 में रिट पिटीशन फाइल किया गया और इन दो प्रोविजन पे चैलेंज किया गया था। और इन चैलेंज में क्या क्या ये कह रहे, देखिए आर्टिकल 14, 19 और 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको वायलेट करता है और उसका इंटेंशन मैलाफाइड है। तो इसलिए इसको हटा दिया जाए और इस पर अप्रोप्रिएट कॉस्ट लगा दिया जाए। अब थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। इस वाले क्लॉज में कहते हैं कि भाई साहब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, ये CA में रजिस्टर्ड थे और IICA में एनरोल थे। सेक्शन 8 कंपनी जो कि आगे एजेंसी थी उसमें रजिस्टर्ड थे। और ये ऑल्सो एज ए IP रजिस्टर्ड थे बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में। तो ये इनका ब्रीफ है रेगुलेशन में। 7A की बात करें तो 7A डील करता है ऑथराइजेशन का। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करते जा रहा हूँ। 12A डील करता है आपका 12A मॉडल लॉज एंड IP रेगुलेशन। ये डील करता है कि हाउ कैन ऑब्टेन असाइनमेंट, हाउ कैन
authorization of assessment. There is a procedure mentioned in it, and 7A just deals about authorization for assignment. 7A deals every professional must have authorization of assignment. 12 के इन्होंने ब्रीफ किया कि ये 45 डेज पुराना था, अब नौ आजकल के डेज में 90 डेज है। इसको 90 डेज डबल कर दिया इन्होंने, 90 डेज में आपको लेना पड़ेगा। और ये बायलॉज में फॉर्म बी में मिलता है, फॉर्म बी में मिलता है। थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बता रहे हैं कि आपको कब अप्लाई करना पड़ेगा, क्या ऑथराइजेशन पास नॉट इशूड रिन्यू रिजेक्टेड बाय द एजेंसी विदिन 50 डेज ऑफ रिसीविंग द ऑथराइजेशन शैल बी डीम्ड टू बी। ये 50 डेज 15 डेज की जगह में 90 डेज हो गया, 90 डेज दोनों जगह हो गया। अगर आपने नहीं किया तो 90 दिन के अंदर वो माना जाएगा, 1 साल की पीरियड रहेगा। तो एप्लीकेशन और रिजेक्शन, अगर रिजेक्शन किया तो आप मेंबर्स कमेटी में एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। ये हमने आर्थिक ये एक तरह से स्मॉल प्रोसेस है। तो मैं बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ कि भाई एक सीए साहब थे, उन्होंने चैलेंज किया रेगुलेशन 7A और मॉडल बायलॉज 12 में। उनका कहना है कि ये आर्टिकल 14, 19, 20 ए के अगेंस्ट में है, जो कि प्रॉपर नहीं है। इसके रिगार्डिंग एक इनका मैटर ऑलरेडी मेंबर्स कमेटी में चल रहा है, वो अभी स्टिल पेंडिंग है। मीनवाइल क्या हुआ, एक शो कॉज नोटिस रिसीव बाय द फर्स्ट रिस्पोंडेंट टू कॉल अपॉन द petitioner to show cause as to why action should not be taken against him or for accepting any assignment without a valid AFA. A second application for AFA was also filed and rejected in the meantime. The petition represent has been filed in this fact. मतलब कहने का मतलब है कि भाई जो हमारे वेंकट साहब थे, शिव कुमार, इन्होंने क्या किया कि असाइनमेंट ले लिया और बिना ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट के, तो ऑब्वियसली नोटिस तो जाएगा ही। नोटिस गया, मीन टाइम इन्होंने क्या किया, बोला ठीक है नहीं लिया तो अब ले लेते हैं, उन्होंने फाइल का उसको रिजेक्ट कर दिया। मैटर पेंडिंग है इनका, इसी बीच में पेंडिंग है। इसी से के सिलसिले में क्या किया, जब उन्होंने रिजेक्ट किया तो भैया अब वेंकट सी ए वेंकट साहब को लगा कि अब ये सुनने वाले नहीं है, तो चलो भैया इनको रिट पिटीशन फाइल किया जाए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10 फर्स्ट कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब फर्स्ट इनका जो बात थी वो सुनने वाली है, वो समझने वाली। इन्होंने पहली बात क्या कही वो समझिए। ये कहते हैं द फर्स्ट कंटेंशन ऑफ द पार्टी इन पर्सन इज दैट impured regulations are contrary to Article 14 of the Constitution of India. All necessary qualification to practice as a IP. Therefore, upon application, he was enrolled as a professional member, IPA, and registered as a IP. Once the person registered IP cannot be called upon to continually obtain an AFA on an ongoing annual basis. इनका बहुत अच्छा तर्क है। इनका कहना है कि मतलब ये है कि मैं जैसे मैं हूँ, मेरे को मैं प्रैक्टिस करता हूँ, एक बार आपने प्रैक्टिस एनरोल कर लिया, आईपी के लिए रजिस्टर्ड है, तो साल साल आप उसको रिन्यूअल करना है, इज प्रैक्टिकल नॉट पॉसिबल। एक कंटिन्यूटी बेसिस पे आप उसको लो फिर सरेंडर करो, लो फिर सरेंडर, इट इज नॉट पॉसिबल। सो ये दिस इज द कॉन्ट्ररी ऑफ द आर्टिकल 14। उन्होंने ये भी एग्जांपल्स दिया कि कि इन्होंने कहा कि एडवोकेट में तो ऐसा सिस्टम नहीं है, वहाँ पे तो आपको एनुअली बेसिस पे आपको नहीं लेना है ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट, और ना ही क्लाइंट और टू एक्सेप्ट ब्रीफ फ्रॉम अ क्लाइंट, और अपने क्लाइंट के बारे में बताना।
इन्होंने एक जजमेंट की बात करी, उन्होंने ये जजमेंट की बात करी कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि ही कंटेंटेड द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इक्वलिटी एंड नॉन आर्बिट्रेटरनेस। मतलब इन्होंने कि एक उन्होंने केस का रेफर दिया कि मेनका गांधी वर्सेस, इन्होंने कहा कि एक रीजन होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए, जो और आर्बिट्रेरी का एलिमेंट ऑफ द इक्वलिटी, जो कि समानता को प्रदर्शित करता है। प्रेजेंट के साथ रेगुलेशन 7 और 12 ये जो है, 7 AIP को और 12 जो मॉडल लॉ का है, ये बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है। तो पहला बात इनकी क्लियर हो गया। पहला बात क्या कहा उन्होंने कि भैया ऐसा जो आप कर रहे हो कि ये रेगुलेशन 7 जो है और 12 आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में है, इसको आप हटाओ। दूसरी बात इन्होंने क्या किया, दूसरी बात भी समझ लिया। इन्होंने बहुत अच्छी बात किया, ही सेकंड contention that his right to carry on the profession for an IP has been adversely impacted by the imposed regulation which deprived him of the opportunity of accepting assignment as an IP without an AFA, notwithstanding the fact that his registered IP. Consequently, Article 19 और 20, 19 और 21 are valid. According to Mr. Venkat Shivkumar, this is also a case of sub-delegation by delegation, which is contrary to principle of delegatus non potest delegres। का मतलब होता है ए डेलीगेट कैन नॉट बी डेलीगेट। मतलब इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा कि पहले हम इनकी बातों को अच्छी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका अपोजिशन में जो आएगा वो एक डिफरेंट मैटर है। पहले इनकी बात, अपनी बात ये अपनी जगह में सही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई मैं रजिस्टर्ड हो गया एज ए आईपी, आईपी तो मैं रजिस्टर्ड हो गया। जब मैं आईपी रजिस्टर्ड हो गया तो आपने ये असाइनमेंट का ये बीच में रख दिया, तो क्या ये मेरा मेरा प्रैक्टिस करने का राइट को ख़त्म नहीं हो रहा, मेरा प्रोफेशनलिज्म का राइट ख़त्म नहीं हो रहा, जो कि जो कि आर्टिकल 19 और 21 मुझे राइट देता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आर्टिकल 19 और 21 जो है वायलेट कर रहा है अगर रेगुलेशन 7 और 12 ए को आप फॉलो करते हो। इससे तो ये भी लगता है कि आपका जो सब डेलीगेशन बाय डेलीगेट विच कॉन्ट्री, जो आपने डेलीगेशन किया है और जो नीचे वाला डेलीगेशन है वो उसका ऊपर वाले डेलीगेशन में कॉन्ट्रेरी है। इसको हम बोलते हैं डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीग्रे, नॉन पोटेस्ट डेलीग्रेट, डेलीगेट्स नॉन पोटेस्ट डेलीग्रेट। डेलीगेट्स का मतलब ए डेलीगेशन कैन नॉट बी डेलीगेट, कैन नॉट डेलीगेट, ए डेलीगेट कैन नॉट डेलीगेट, यानी जो आपने डेलीगेट किया है वो वास्तव में डेलीगेट है ही नहीं। एक इसी को बोलते हैं डेलीगेट नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेरा। द कंटेंशन is advanced on the basis of IP frame, both IP and regulation and model bylaws IP regulation and the latter in turn empower IPS। इसके रिगार्डिंग इन्होंने क्या किया, दो केस भी कोट किया। इन्होंने कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया और पीके रॉय पहला था, दूसरा एयर इंडिया वर्सेस नारगिस मिर्जा। इसमें इन्होंने कहा कि वेयर इट वाज हेल्ड दैट डेलीगेशन ऑफ पावर विदाउट सब्सटेंशियल कंट्रोल बाय द प्रिंसिपल इज इनवैलिड। बिल्कुल सही कहा। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट को इन्होंने कोट किया। एक तो उन्होंने कोट किया कोर्ट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पीके रॉय, दूसरा एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा। इन्होंने कहा कि अगर आप डेलीगेशन कर रहे हो तो डेलीगेशन में कंट्रोल भी तो होना चाहिए, आपने कर दिया, कंट्रोल है नहीं कुछ भी, तो ये डेलीगेशन नहीं माना जाएगा। और एक सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन का ये है कि 7A और 12A जो है टोटली आर्टिकल 14 को वैलिड कर रहा है, 19 और 21 को ये दो पॉइंट वैलिड कर रहे हैं कि डेलीगेशन सही नहीं है। तीसरी बात भी इन्होंने कहा कि रेगुलेशन 12A7 to 7 days time for filing an appeal before the membership committee। I think it is now changed। 15 दिन हो गया आई थिंक नए वाले रेगुलेशन का। मैं एक बार चेक करूँ, 12A में चेक करता हूँ एक मिनट। जहाँ तक मुझे याद है 15 दिन हो गया है। हम्म
15 days now. An application aggrieved by of an order of rejection of application by the agency may appeal to the membership committee within 15 days from the date of receipt of the order. तो हमने ये पढ़ा मेंबरशिप, तो ये 7 डेज को उन्होंने जो एक्सटेंड कर दिया, 15 डेज कर दिया. On the issue, he is pointed no provision to condone delay, in addition to the criteria prescribed unreasonable, vague, and arbitrary requirement. Should IP should comply with the requirements stipulated circulars. He considered the circular guidelines and direction do not constitute law. Rely this on Ankas Kumar versus Union of India declared is invalid. उन्होंने ये भी अच्छी बात की. तीसरी कंटेंशन इनका क्या हो गया कि भैया जो इन्होंने टाइम पीरियड मेंशन किया कि भाई जो भी कंप्लेन होगा आप मेंबरशिप कमेटी के पास जाएंगे 7 दिन के अंदर, जो कि आज के डेट में 15 दिन हो चुका है. उसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा है कि वो तो टाइम बहुत कम है और इलूजरी है. दूसरा क्या है कि नोटिफिकेशन ऑर्डर और सर्कुलर इज नॉट ए लॉ. उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ उन्होंने जिक्र किया, आनंद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें उन्होंने कहा कि अंकन कुमार, नोट आनंद, अंकन कुमार से इंडिया, इसमें ये डिसीजन है कि ये सर्कुलर नोटिफिकेशन ये कोई लॉ नहीं होता है, डिक्लेयर इज इनवैलिड. तो ये इन्होंने कुछ अपना जो है एक्सप्लेन किया, 3 कंटेंशन किया. डेलीगेट्रा नॉन पोस्ट डेलीगेशन डेलीगेटस नॉन पोस्ट डेलीगेरा. पहला तो ये था, इसलिए 19 20 21 19 21 फ्रेज कर रहा. दूसरा था, ये पहला था रेगुलेशन 7 और 12. रेगुलेशन 7 और 12 जो है वो अपने आप में जो है वो अलग, वो आर्टिकल 14 को वायलेशन कर रहा है. और चौथा तीसरा था कि भाई आप मेंबरशिप कमेटी पे जो आपके पास टाइम है वो बहुत कम है, 7 डेज, जो कि आज के डेट में चेंज हो गया 15 दिन हो गया. इसके जवाब में जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपना सबमिशन दिया सारे कंट्री. तो पहले हम बारी बारी से समझते हैं. उनका फर्स्ट कंटेंशन का उन्होंने जवाब दिया. फर्स्ट कंटेंशन क्या था, हमें याद रखना चाहिए तभी हमें मजा आएगा. फर्स्ट कंटेंशन था कि 7A और 12A जो है 14 को वैलिड करता है. 226 में ये एप्लीकेशन रिट्रेटेशन फाइल. उन्होंने कहा कि 207 208 एंड 240 IBB, ठीक है, इनका सेक्शन का जिक्र किया उन्होंने. जो भी बनता है इसके अंदर बनता है. सेक्शन 196 जो है एम्पावर करता है मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ IPS एंड IP एंड टू स्पेसिफाई रूल्स स्टैंडर्ड. 196 सिर्फ ये कहता है कि किस तरीके से मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करता है. 208 सबसेक्शन 2E की बात जो करता है वो कहता है कि कंडीशन प्रेस्क्राइब रहेंगे, अगर आपको ड्यूटीज परफॉर्म करनी तो क्या क्या कंडीशंस हैं वो प्रेस्क्राइब है. तो इस पे उन्होंने कंक्लूजन डाला. मतलब उन्होंने ये कहा कि 196 में जो भी रूल बनता है, रेगुलेशन बनता है, उसके अनुसार बनता है. 208 ये कहता है कि भाई मेंबर जो है परफॉर्म कैसे करेंगे. इसीलिए वो कहता है कि डू नॉट therefore, there can be no doubt as regard the power of IBB to frame Regulation 7, where the object and purpose in 7A. He invited the attention of the court to the report of BLRC, Bankruptcy Law Reform Committee. In particular, page number, it is stated that IP playing a significant role in insolvency resolution. Therefore, it is necessary for the regulator to set minimum standard for selection, licensing, appointment, function, and conduct, and also to design entry barriers by way of licensing, registration, certification, as uh, accreditation requirement. According to Mr. Shankar Narayan, Regulation 7A of the IP Regulation and Regulation 12A of the Model Laws IPA Regulation was introduced for this purpose. IP who are also enrolled as a professional member with IPA are required to apply for registration with the IPP. In terms of the IP regulation, after statutory requirement in this regard, at present there are three IPAs: ICA,
चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट। As regard the petitioner, he enrolled as a professional member of the IIPI, which is an IPA established by the ICAI. Therefore, for the purpose of obtaining of the AFA, he is required to apply to the said IPA. The model laws IPA regulation were framed under the power of 196, 203, 205, 240 of the IBC. Once again, the power to frame the regulation is clearly traceable to the parent status. None of the criteria being eligible to obtain an AFA under Regulation 12A2 can be said to be unreasonable or arbitrary. On the contrary, the prescriptions is germane for the purpose of ensuring the high standard amongst IPA. बहुत अच्छा जवाब दिया था। इसका अगर हम देखें, पहली बात उन्होंने रखा क्या पॉइंट कि भाई 7A और 12A आर्टिकल 14 को वैलिड करता है। इसका जवाब क्या मिला हमें? इसका जवाब हमें ये मिला कि कोई भी रूल्स और जो भी रेगुलेशन बन रहा है वो 196, 203, 208 इन सब के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए बना। उन्होंने ये भी रेफरेंस किया कि जो आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी लॉ एंड रिफॉर्म कमेटी है, उसमें ये साफ साफ कहा कि वे आईपी बहुत ही एक एक इम्पोर्टेंट रोल है ड्यूरिंग सी। और तो इसका जब भी आप एंट्री करें, जब भी इसको एनरोल करें, तो इसमें आपको बड़े स्ट्रिक्ट प्रोविजंस रखने पड़ेंगे और इसको कंप्लायंस करना पड़ेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो रेगुलेशन 7A जो कि मिस्टर शंकर नारायण ने जब रिकमेंड करा कि रेगुलेशन 7A और 12A एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, अदा करता है। इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, आईपी का इम्पोर्टेंस बहुत है। अभी एट प्रेजेंट हमारे देश में 3 आईपी हैं जो तीन है, और जो मिस्टर वेंकट शिव कुमार जी हैं वो सीए के आईपीए में एनरोल हैं। और और वहाँ पे सारे पावर डिफाइन किया गया है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं 196, 203 और 205 और 240 के तहत बने हैं। इसीलिए हमारा ये मानना है कि ये क्राइटेरिया जो है असाइनमेंट और ऑथराइजेशन, ये ठीक है, मैंडेटरी है, और ये इट इज़ नॉट अनरीजनेबल और आर्बिट्रेटर। तो और ये जेन्युइन स्टैंडर्ड है अगर किसी भी सीए को आईपी को एंटर करना है तो। अब वो कह रहे हैं कि अगर रिगार्डिंग अगर आई 7 की बात करें तो जो स्टेटरी टाइम पीरियड है वो 7 डेज है, इसमें प्रिस्क्राइब किया है। और इन्होंने दो बात और भी कहा था, कंडोनेशन ऑफ डिले है तो कंडोनेशन ऑफ डिले। इनका ये कहना है कि सेक्शन 238 ऑफ द आईबीसी स्पेसिफाई द लिमिटेशन एक्ट is applicable to the proceeding under IBC. Therefore, an application under Section 5 of the limitation may be filed to condone the delay in filing the appeal under Regulation 12A7। मतलब इनका ये कहना ये था कि भाई आपने 7 दिन का टाइम लिखा लेकिन कंडोनेशन ऑफ डिले नहीं था। तो इसका जवाब ये मिला इनको कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको कंडोनेशन ऑफ डिले बिल्कुल मिलेगा क्योंकि लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 इस पे एप्लीकेबल है। आप वहाँ जाके कंडोनेशन ऑफ डिले कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने इसीलिए इस एडिशनल जनरल सॉलिसिटर ने जवाब दिया कि कलिंगा माइनिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में इन्होंने रेफर करते कहा इस तरीके से पिटीशन को आप डिसमिस करें। अब इसी के रिगार्डिंग ये इन्होंने थोड़ा सा एक्शन एलोबरेट किया। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइज फॉर कंसिडरेशन इज विद रिगार्ड टू द पावर ऑफ फ्रेम ऑफ implement regulation and bylaws and whether there is excessive delegation। अब delegations की बात कर चल रही है। On the perusal of IP regulation, it is clear that the said regulation were framed under section 196, 207, 208 and 240
of IBC. In earlier judgment, namely V. Venkat Kumar versus IBBI, the court rejected the challenge by the petitioner herein 7 to C in the IP regulation regarding the fees. In this case, Regulation 7 of IP Regulation and 12 model law is under challenge. On the preserved model list, if we find that said regulation were framed by IBBA under the Section 196 2005 and, and 240 of the IBC. Section 196 of the IBC deal with the powers and function of IBC, and subsection 2 therefore expressly empower the IBB to frame model laws to be adopted by the IPA. The relevant clause of this section this 205 deals with the power of IPA to frame bylaws in accordance with the model bylaws. On examining the said section of the IBC, the undoubted position that emerges is the IBB is empowered to the frame Regulation 7A of the IP regulation and Regulation 12A of model bylaws IP regulation. In turn, the IPS, including the second respondent, the empowered to frame bylaws in consonance with the model bylaws. Given the fact that the IBB has framed the model bylaws, IP regulation and IPS, such as the IP have framed bylaws in consonance with the model laws, it cannot be said there is an excessive delegation. Therefore, ये दो पैराग्राफ में हमने ये सीखा कि डेलीगेशन वाला कंडीशन क्या थी कि इन्होंने कहा था डेलीगेटस नॉन पोस्टेड डेलीगेटरा, तो डेलीगेशन कैन नॉट बी डेलीगेशन। तो इस पे इन्होंने कमेंट किया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो भी बने हैं वो सेक्शन के अकॉर्डिंगली 196 205 208 इन सबको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें यही लिखा है कि ये कोई भी एक्सेस डेलीगेशन नहीं है। Hence, the delegation of power is not in derogation of principle laid down in judgment of P.K. Roy versus Nagres Mirza। ये एक्चुअल में डेलीगेटर्स नॉन पोस्ट डेलीगेटरा जो है ये पीके रॉय नागेश प्रिंसिपल नागेश पीके रॉय नागेश मिर्जा के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। ये कहता है कि भैया सेक्शन वेदर व्यू रेगुलेशन वैलिड आर्टिकल 14, 19 और 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें भी पढ़ लेते हैं। इसमें ये कहा है इन्होंने कि द प्राइमरी ग्राउंड ऑन विच द रेगुलेशन आर एस एल is that the subject registered IP to the added requirement of the obtaining an assessment for authorization from the IPA. Therefore, the question arises as to whether the imposition of authorization for assignment require violate the opposite provision of the Constitution. Charter account are subject to the regulatory and disciplinary control of the CA and under section 132. They may be removed NCLT suo motu under this challenge multiple authorities। इन्होंने ये कहा कि भैया बहुत सारे सीए को इन्होंने रेगुलेशन 14, 19 और 21 को बोला कि वायलेट करता है, तो उसके कंटेंशन में जो रिस्पॉन्स आया उसमें ये कहा कि एक सीए के ऊपर भी बहुत सारे कंट्रोल हैं जो कि जिसमें सीए इंस्टीट्यूट है, नाफरा है। तो ये कहना है कि अगर किसी को कंट्रोल करना जो है वो एक एक्सेसिव है और ये नहीं एक्सेसिव है और तो ये गलत है। उसी तरीके से आईबीबी ने भी एक कंट्रोलिंग सिस्टम बनाया है जिसको हम वो हर साल उसको अपना ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट चेक करते रहना है। दैट इज ए कंट्रोल मेथड। तो हम ये कह सकते हैं कंक्लूडिंग दैट कि the existence of more than one authority with regulatory or disciplinary control over a profession as per say not a ground to hold the implied regulation are unconstitutional। सिंपल इंग्लैंड में कि अगर बहुत सारे आपके पास
अथॉरिटी है जो आपको रेगुलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईपी, द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन enroll a prospective member as an IP and the cancellation of such registration are within the domain of IBB। किसी को रखना और नहीं रखना, कैंसिल करना, सरेंडर करना, ये किसके हैंड में? आईबीबी के हैंड में। इसलिए इसका चैलेंज को हम अनटेनेबल कहते हैं। उसकी रिगार्डिंग फिर ये 3 कंटेंशन हमने क्लियर कर दिया। अब आगे इसके रिगार्डिंग उन्होंने बता रखा है कि फीस के रिगार्डिंग डिस्क्लोजर दिया, वी डू नॉट फाइंड एनीथिंग, लिख दिया वी डू नॉट फाइंड एनीथिंग एक्स फेसिस आर्बिट्री अबाउट द स्पेसिफिक क्राइटेरिया। मिस्टर वेंकट, उसके बाद अपॉन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एग्जामिनेशन, we do not find anything. Mr. Venkat Shivkumar focused on the fact that circular direction and guidelines do not constitute law. It may be correct that non-statutory and remedy and they stated their defect in the order for rejection provided he retain his professional membership and registration as an IP। और आप कीजिए, दोबारा से अप्लाई कीजिए और आपका मेंबरशिप रखा जाएगा एज एन IPA। और पेटिशन को डिसमिस कर दिया बिना किसी कॉस्ट के। तो ये हमने आज का जो ये देखा है वेंकट जी का 13229 में, इसमें हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि उन्होंने 3-4 पॉइंट रखे थे और उसका अपोजिशन से भी रिस्पॉन्स आया।